वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल इंद्रप्रस्थ समाचार में। पेश करते हैं आज की ताज़ा खबरें, 19 मई 2022 की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार। ज्ञानवापी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज दोबारा सुनवाई हुई और मामला शुक्रवार तक टल गया है। मुस्लिम पक्ष की सवे को रोकने की मांग की गई थी, जबकि हिंदू पक्ष ने भी अपनी दलीलें पेश की। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर मथुरा की जिला कोर्ट में सुनवाई जारी है। इस बीच आज कोर्ट रंजना अग्निहोत्री समेत 6 लोगों की याचिकाओं को मंजूर या खारिज करने पर फैसला देगा। पंजाब के सीएम भगवंत मान आज गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे। दोनों नेताओं के बीच दोपहर 3:30 बजे मीटिंग होगी, जिसमें सीमा सुरक्षा और किसानों के मसले पर चर्चा होगी। देश और दुनिया के आज के ताज़ा घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको आज के ताज़ा समाचार। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। नंबर 1, सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। पुराने रोडरेज केस में मिली 1 साल जेल की सजा। पूर्व क्रिकेटर और पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को देश की सर्वोच्च अदालत से बड़ा झटका लगा है। 1988 के रोडरेज केस में सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू पर फैसला बदलते हुए अब उन्हें 1 साल जेल की सजा सुनाई है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सिद्धू को गैर इरादतन हत्या में 3 साल कैद की सजा सुनाई थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या में बरी कर दिया था। क्या है मामला? रोडरेज का यह मामला साल 1988 का है, जब पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसमें 65 साल के शख्स की मौत हो गई थी। मामला अदालत की चौखट पर पहुंच गया था, जहां निचली अदालत ने 1999 में सिद्धू को बरी कर दिया था, लेकिन पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला पलटते हुए सिद्धू को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया। हाईकोर्ट ने सिद्धू को 3 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को बरी किया था। 2018 में एससी ने 1000 रुपए के जुर्माने बरी किया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई है। सुनवाई से ठीक पहले सिद्धू ने अपने वकील के जरिए कोर्ट से गुहार लगाई है कि उसे जेल भेजकर और सजा न दी जाए। सिद्धू ने अदालत से उनके विवादहीन राजनीतिक और खेल करियर, परोपकारी कार्यों, सामाजिक कल्याण, जरूरतमंदों की मदद को देखते हुए नर्म रुख अपनाने का आग्रह किया। 1988 में क्या हुआ? मामला दिसंबर 1988 में पटियाला निवासी गुरनाम सिंह की मौत से जुड़ा है, जब सिद्धू और एक दोस्त ने रोड रेज की घटना में उस पर हमला किया था। 27 दिसंबर 1988 को सिद्धू और रूपिंदर सिंह संधू ने कथित तौर पर पटियाला में शेरनवाला गेट क्रॉसिंग के पास सड़क के बीच में अपनी जिप्सी खड़ी की थी। जब 65 वर्षीय गुरनाम सिंह एक कार में मौके पर पहुंचे, तो उन्होंने उन्हें एक तरफ हटने के लिए कहा। इसके बाद सिद्धू ने सिंह की पिटाई कर दी। उन्होंने कथित तौर पर भागने से पहले सिंह की कार की चाबियां भी फेंक दी, ताकि उन्हें मेडिकल हेल्प ना मिल सके। सितंबर 1999 में सिद्धू को हत्या से बरी कर दिया गया था, लेकिन दिसंबर 2006 में पंजाब और हरियाणा एचसी ने उन दोनों को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया। साथ ही दोनों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। सिद्धू और संधू ने बाद में सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती दी थी। नंबर 2, बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के पूर्व नेता सुनील जाखड़। नड्डा ने कहा, पंजाब में पार्टी मजबूत होगी। कांग्रेस के पूर्व नेता सुनील जाखड़ गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर जाखड़ का स्वागत करते हुए नड्डा ने कहा कि जाखड़ के भाजपा में आने से पार्टी राज्य में मजबूत होगी। नड्डा ने कहा कि जाखड़ एक अनुभवी नेता है। उन्होंने 3.5 दशक तक राजनीति में अपना स्थान बनाया है। कांग्रेस में रहते हुए कई जिम्मेदारियां निभाई हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे, लोकसभा सदस्य रह चुके हैं। पंजाब में भाजपा राष्ट्रवादी ताकतों का साथ दे रही है। पंजाब बॉर्डर पर स्थित है। इस राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा एवं आतंकवाद से जुड़े मुद्दे हैं। ऐसे में पंजाब में राष्ट्रवादी ताकतों को मजबूत होना जरूरी है। जाखड़ ने कुछ दिनों पहले कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। भाजपा में शामिल होने के मौके पर जाखड़ ने कहा कि उनके परिवार की 3 पीढ़ियों ने 50 साल से ज्यादा समय तक कांग्रेस की सेवा की। उन्होंने कहा, आज मैंने राष्ट्रवाद, एकता एवं भाईचारे के मुद्दे पर कांग्रेस के साथ अपना 50 साल पुराना नाता तोड़ लिया है। फेसबुक पर कई बार भावुक हुए जाखड़ ने गत 14 मई को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। जाखड़ फेसबुक पर लाइव आए और इस्तीफे देते समय अपना दर्द बयां किया। अपने संबोधन के दौरान जाखड़ कई बार भावुक हुए। अपने फेसबुक पेज पर करीब 35 मिनट से अधिक समय तक दिल की बात कहते हुए उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देने का ऐलान किया।
इस दौरान जाखड़ ने पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी सहित शीर्ष नेताओं को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि यूपी चुनाव में हुई पार्टी की दुर्दशा के लिए आखिर कांग्रेस ने क्यों कोई एक्शन नहीं लिया। जाखड़ ने कहा, यूपी में 390 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार 2000 वोट तक नहीं ला पाए। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसे लेकर कमेटी बननी चाहिए थी और विचार करना चाहिए कि आखिर ऐसी दुर्दशा क्यों हुई। कांग्रेस नेता पर हमला बोला। सुनील जाखड़ ने अंबिका सोनी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि पंजाब में कांग्रेस का बेड़ा गर्क में अगर किसी नेता का हाथ है तो वो है अंबिका सोनी। जाखड़ ने कहा, उन्होंने सिखों को बदनाम किया तथा हिंदू और सिखों के बीच लड़ाई करवाने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि अगर पंजाब में हिंदू सीएम बनेगा तो राज्य में आग लग जाएगी। आपको बता दें कि जाखड़ ने पहले यह दावा करके तूफान खड़ा कर दिया था कि 42 विधायक उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और केवल 2 ने चन्नी का समर्थन किया है। नंबर 3, मुगल शहंशाह औरंगजेब की मजार को पुलिस सुरक्षा, बीजेपी ने की आलोचना। मुगल काल में वैसे तो कई शहंशाह रहे, लेकिन अकबर और औरंगजेब 2 ऐसे नाम हैं जो खास तौर इतिहासकारों के पसंदीदा विषय रहे हैं। अकबर की ही तरह औरंगजेब ने करीब 49 साल शासन किया, लेकिन औरंगजेब के कालखंड में तमाम ऐसी घटनाएं हुई जो आज भी विवाद के केंद्र में है। वाराणसी का ज्ञानवापी मसला सुर्खियों में है तो औरंगजेब की मजार भी सुर्खियों में है। जिस औरंगजेब के नाम से लोग थर थर कांपते थे, उस औरंगजेब की मजार को सुरक्षा मुहैया कराने की जरूरत आन पड़ी। हाल ही में जब एमएनएस ने औरंगजेब की मजार को तोड़ने की धमकी दी तो उद्धव ठाकरे सरकार ने पुलिसिया सुरक्षा मुहैया कराई है, जिसकी आलोचना बीजेपी के कद्दावर नेता और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने की। देवेंद्र फडणवीस ने कोसा। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यही तो महाराष्ट्र में हो रहा है। जो लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं उनके खिलाफ राजद्रोह का केस चल रहा है और मजार पर मत्था टेकना राजशिष्टाचार है। इस तरह की मानसिकता के साथ शासन कैसे किया जा सकता है? शिवसेना तो बाला साहेब ठाकरे के आदर्शों को कुर्सी के खातिर पहले ही भुला चुकी है। एमएनएस ने दी थी धमकी। महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद में औरंगजेब के मकबरे को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की है। एमएनएस के प्रवक्ता गजानन काले ने ट्वीट कर औरंगजेब की कब्र को जमींदोज करने की बात कही थी। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा और लाउडस्पीकर विवाद के बाद राज्य की राजनीति गरमाई हुई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रवक्ता गजानन काले ने एक ट्वीट में लिखा कि शिवाजी की भूमि पर औरंगजेब के कब्र की क्या जरूरत है, जमींदोज किया जाए ताकि इनकी औलादें यहाँ माथा टेकने नहीं आएंगी। नंबर 4, अलगाववादी नेता यासीन मलिक दोषी करार, 25 मई से सजा पर होगी बहस। राष्ट्रीय जांच एजेंसी नियर की विशेष अदालत ने जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक को दोषी करार दे दिया है। मलिक को कितनी सजा मिलेगी, इस पर अदालत में 25 मई से बहस होगी। मलिक ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को कबूल कर चुका है। यह पहली बार है जब आतंक के किसी मामले में यासीन को दोषी ठहराया गया है। कोर्ट ने जांच एजेंसी से कहा है कि वो स्थानीय अधिकारियों की मदद लेकर अलगाववादी नेता की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर एक हलफनामा दायर करे। साथ ही मलिक से अपनी आय के सभी स्रोतों का खुलासा करते हुए हलफनामा दायर करने के लिए कहा गया है। घाटी का माहौल बिगाड़ने में मलिक का रहा है बड़ा रोल। 1990 के बाद घाटी में आतंकी घटनाओं एवं अलगाववाद को हवा देने में यासीन मलिक का बड़ा रोल रहा है। एनआईए ने उस पर कश्मीर में आतंकवाद फैलाने, उसकी फंडिंग करने, अलगाववादी गतिविधियों में शामिल होने सहित कई आरोप लगाए थे। बीते दिनों मलिक ने अपने सभी जुर्मों को कबूल कर लिया। मलिक ने माना कि साल 2017 में उसने घाटी का माहौल बिगाड़ने में सक्रिय भूमिका निभाई। उसने आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के ट्रेनिंग कैंप में जाने और पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों के साथ संपर्क रखने की बात भी कबूली। आतंकी संगठनों के साथ संबंध रखने की बात कबूली। मलिक ने माना है कि उसके आतंकी सरगना हाफिज सईद और सैयद सलाउद्दीन के साथ संबंध है। जाहिर है कि मलिक ने अपने गुनाहों को कबूल कर लिया है। मलिक के खिलाफ एनआईए ने दिल्ली की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। मलिक ने कथित रूप से कोर्ट को बताया है कि वह अपने खिलाफ लगे आरोपों से इनकार नहीं कर रहा है। अपने ऊपर लगे आरोपों को चुनौती नहीं दी। मलिक ने कोर्ट को बताया कि वह यूएपीए की धारा 16 आतंकवादी गतिविधि, 17 आतंकवादी गतिविधि के लिए धन जुटाने, 18 आतंकवादी कृत्य की साजिश रचने व 20 आतंकवादी समूह या संगठन का सदस्य होने और भारतीय दंड संहिता की धारा 120B आपराधिक साजिश व 124A देशद्रोह के तहत खुद पर लगे आरोपों को चुनौती नहीं देना चाहता। नंबर 5, हैदराबाद में 2020 में 2 मस्जिदें गिराई गईं, तब कहां थे ओवैसी? एआईएमआईएम नेता से अमित मालवीय का सवाल।
ज्ञानवापी मस्जिद एवं उसमें हुए सवे को लेकर हिंदू एवं मुस्लिम पक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप एवं दावों का दौर जारी है। मामला निचली और शीर्ष अदालत दोनों जगह है। सवे में मिले साक्ष्यों के आधार पर हिंदू पक्ष ज्ञानवापी को जहां मंदिर का हिस्सा बता रहा है, तो मुस्लिम पक्ष का दावा है कि वह मस्जिद है। ज्ञानवापी मस्जिद पर मुस्लिम पक्ष के दावे को मुखरता से आगे रखने में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी सबसे आगे हैं। सवे में मिले शिवलिंग को उन्होंने फव्वारा बताते हुए उन्होंने मामले को एक नया रंग देने की कोशिश की। ओवैसी ने यह भी कहा कि वह एक और मस्जिद को शहीद नहीं होने देंगे। अब भारतीय जनता पार्टी भाजपा के मीडिया सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने इस पूरे मामले में ओवैसी से तीखे सवाल पूछे हैं। वहां कयामत तक मस्जिद नहीं रहनी चाहिए थी? गुरुवार को मालवीय ने अपने एक ट्वीट में कहा कि ज्ञानवापी मंदिर मामले को ओवैसी सांप्रदायिक रूप दे रहे हैं। भाजपा नेता ने पूछा कि साल 2020 में हैदराबाद में सचिवालय के निर्माण के लिए 2 मस्जिदें, मस्जिद-ए-मोहम्मदी और मस्जिद-ए-हाशमी को गिरा दिया गया, लेकिन इन दोनों मस्जिदों को जमींदोज किए जाने पर ओवैसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। वो हैदराबाद के सांसद हैं। मालवीय ने पूछा, वहां कयामत तक मस्जिद नहीं रहनी चाहिए थी? ज्ञानवापी मस्जिद को नहीं खोएंगे? ओवैसी 3 दिन पहले अहमदाबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद थी और यह कयामत तक मस्जिद रहेगी। ओवैसी ने कहा कि ज्ञानवापी का हाल बाबरी मस्जिद की तरह नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब वो 20-21 साल के थे तो बाबरी मस्जिद को उनसे छीन लिया गया, लेकिन अब फिर से 20-21 साल की उम्र के बच्चों के सामने ज्ञानवापी मस्जिद को नहीं खोएंगे। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि आप हुकूमत को नहीं बदल सकते क्योंकि आपका वोट बैंक कभी नहीं रहा। पहले बाबरी हुआ, अब ज्ञानवापी का हो रहा है। तुमने मक्कारी से बाबरी मस्जिद को छीना, लेकिन अब ज्ञानवापी को नहीं छीन पाओगे। ज्ञानवापी मस्जिद ही है और रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को होगी सुनवाई। AIMIM नेता ने ज्ञानवापी में सवे करने के वाराणसी कोर्ट के आदेश पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 1991 के पूजा स्थल अधिनियम, इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश की अनदेखी कर सवे का आदेश दिया गया है। यह आदेश अनुचित है। वो उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से इस आदेश पर रोक लगाएगा। वाराणसी कोर्ट के आदेश पर 14 से 16 मई तक सवे हुआ है। कोर्ट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंप दी है। सवे रिपोर्ट पर अब शुक्रवार को सुनवाई होगी। वहीं अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट भी शुक्रवार को सुनवाई करेगा। नंबर 6, आजम खान को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत। उत्तर प्रदेश के कोतवाली थाने से जुड़े एक मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को फैसला दे दिया। आजम खान को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को 2 सप्ताह के भीतर सक्षम अदालत के समक्ष नियमित जमानत के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया। अंतरिम जमानत उस जमानत अर्जी के निपटारे तक जारी रहेगी। यदि वह जमानत खारिज कर दी जाती है तो अंतरिम जमानत अगले 2 सप्ताह तक जारी रहेगी। यह आदेश जस्टिस एल नागेश्वर राव, BR गवई और AS बोपन्ना की पीठ द्वारा दिया गया। 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के कोतवाली थाने से जुड़े एक मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने आजम खान की याचिका का विरोध किया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट की देरी पर कड़ी फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने पहले आजम खान की जमानत याचिका पर इलाहाबाद HC द्वारा फैसला सुनाए जाने में लंबी देरी पर नाराजगी व्यक्त की थी और इसे न्याय का उपहास कहा था। राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप। रामपुर के कोतवाली से जुड़े एक अन्य मामले में आजम खान को न्यायिक हिरासत में रखा गया है। राजनीतिक प्रतिशोध के लिए सभी उपलब्ध साधनों को राज्य सरकार ने उपयोग किया। एक वरिष्ठ विपक्षी नेता और एक विधायक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित करने के लिए, जो विधानसभा के एक मौजूदा और 10 सदस्य हैं। याचिका में इस याचिका के लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ता को कार्यवाही रद्द करने और अंतरिम जमानत देने की मांग की गई है। आवेदन के अनुसार 18 मार्च 2020 का मामला अपराध संख्या 70/2020 पुलिस स्टेशन कोतवाली, रामपुर, यूपी में दर्ज धारा 420 और 120 BIPC के तहत दर्ज एक झूठी और तुच्छ प्राथमिकी है, जिसमें संबद्धता प्रक्रिया में कुछ कथित कमी है। ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में से एक को आपराधिक रंग दिया गया है। उक्त प्राथमिकी याचिकाकर्ता, उसकी पत्नी और बेटे को पहले ही हिरासत में लिए जाने के बाद दर्ज की गई थी और यह पूरी तरह से झूठा और तुच्छ मामला था जहां याचिकाकर्ता का नाम नहीं था।
उक्त प्राथमिकी में न तो अपराध की तारीख और समय का उल्लेख किया गया है और न ही उस अपराध का खुलासा किया गया है जो कथित तौर पर किया गया था, याचिका में कहा गया है। खान अपने खिलाफ दर्ज मामलों को लेकर फरवरी 2020 से सीतापुर जेल में बंद है। नंबर 7, शेयर मार्केट टुडे, द 19th of May 2022। शेयर बाजार धड़ाम 1000 अंक फिसलकर कारोबार कर रहा है सेंसेक्स। आज हफ्ते के चौथे दिन शेयर बाजार जबरदस्त गिरावट के साथ खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स की शुरुआत 900.65 अंक 1.66% फिसलकर 53,307.88 के स्तर पर खुला। इन कारकों से प्रभावित हुआ बाजार। लगातार बढ़ रही महंगाई ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इसके अलावा रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध की वजह से सप्लाई चेन में दिक्कत है और चीन में बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों के मद्देनजर लॉकडाउन लगाया गया है। इतना ही नहीं, केंद्रीय बैंकों रेट में बढ़ोतरी कर रहे हैं और साथ ही आर्थिक मंदी की चिंता भी बढ़ी है। इन सबका असर शेयर बाजार पर पड़ा है। महंगाई की मार से बाजार में कोहराम। अब निवेशक क्या करे? सिर्फ घरेलू बाजार में ही नहीं बल्कि ग्लोबल बाजारों में भी भारी भरकम बिकवाली हो रही है। महंगाई की चिंता से अमेरिकी बाजारों में जोरदार बिकवाली आई। जून 2020 के बाद डाउ जोन्स में इंट्राडे में सबसे बड़ी गिरावट आई। कल यह 1150 अंकों से ज्यादा टूटा। वहीं नैस्डैक भी करीब 5% की गिरावट दर्ज की गई। फिलहाल निफ्टी बैंक, PSU बैंक, प्राइवेट बैंक, मीडिया, मेटल, फार्मा, रियल्टी, IT, फाइनेंस सर्विस और ऑटो लाल निशान पर है। नंबर 8, फिर लगा महंगाई का झटका। घरेलू सिलेंडर 1000 के पार पहुंचा तो कमर्शियल सिलेंडर के भी बढ़े दाम। आम जनता को एक बार फिर महंगाई का झटका लगा है। आज सुबह LPG गैस के दामों में फिर से इजाफा हुआ है और घरेलू LPG सिलेंडर के दाम में 3.50 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी हुई, जबकि कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 8 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ गए हैं। इसके बाद अधिकांश शहरों में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 1000 रुपए के पार हो गए हैं। कुछ दिन पहले ही बढ़े थे दाम। आपको बता दें कि इसी महीने 7 मई को रसोई गैस सिलेंडर के दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी, जिसके बाद दिल्ली में LPG के एक सिलेंडर की कीमत 999.50 रुपए हो गई थी, जो अब 1000 के आंकड़े को पार कर गई है। सार्वजनिक क्षेत्र की ईंधन वितरक कंपनियों ने LPG सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी की। LPG सिलेंडर के दाम में यह वृद्धि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैस कीमतों में जारी तेजी के बीच की गई है। वहीं कमर्शियल सिलेंडर की बात करें तो मई की शुरुआत में सरकार ने वाणिज्यिक इस्तेमाल वाले गैस सिलेंडर के दाम में भी 102.50 रुपए की बड़ी बढ़ोतरी की थी। इस बढ़ोतरी के दाम दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक गैस सिलेंडर की कीमत 2355.50 रुपए हो चुकी थी, जिसमें आज फिर से 8 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। रिलायंस का अनुमान। कुछ समय पहले ही रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अनुमान लगाते हुए कहा था कि अक्टूबर में देश में प्राकृतिक गैस के दाम फिर बढ़ सकते हैं। कंपनी में वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्वेषण एवं उत्पादन संजय रॉय ने निवेशकों के साथ चर्चा में कहा कि 6 ब्लॉक से निकलने वाली गैस की बिक्री के लिए मूल्य सीमा मौजूदा $9.92 प्रति 10 लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट MMBTU से अधिक हो सकती है। नंबर 9, पैंगोंग झील के निकट नया पुल बना रहा है चीन। सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ खुलासा। एक तरफ चीन भारत के साथ बातचीत का दिखावा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो अपनी हरकतों से भी बाज नहीं आ रहा है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग असो झील के आसपास अपने कब्जे वाले क्षेत्र में चीन दूसरा पुल बना रहा है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में इसका खुलासा हुआ है। इससे साफ होता है कि चीनी सेना के लिए इस क्षेत्र में अपने सैनिकों को जल्दी से पहुंचाने में मददगार हो सकता है। 2 सालों से बना हुआ है तनाव। गौर करने वाली बात यह है कि भारतीय और चीनी सेनाओं में 2 साल से अधिक समय से पूर्वी लद्दाख में कई तनाव वाले बिंदुओं पर गतिरोध बना हुआ है और इसके बावजूद इस पुल का निर्माण किया जा रहा है। इसके बाद से चीन अपने सैन्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। लगातार कर रहे हैं सैन्य निर्माण। भारत भी सैन्य तैयारियों को बढ़ाने के समग्र प्रयासों के तहत बॉर्डर से सटे इलाकों में पुलों, सड़कों और सुरंगों का निर्माण कर रहा है। इस बात का भी खुलासा हुआ है कि चीन ने हाल ही में इलाके में पहले पुल का निर्माण कार्य पूरा किया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नया पुल वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC से 20 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर बनाया जा रहा है। जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं उन्हें LAC पर चीनी गतिविधियों पर नजर रखने वाले एक भूस्थानिक खुफिया शोधकर्ता डेमियन साइमन ने ट्विटर पर साझा किया है।
सैटेलाइट तस्वीरें। साइमन ने ट्विटर पर कहा कि पहले पुल के समानांतर एक बड़ा पुल तैयार किया जा रहा है। इस निर्माण का संभावित लक्ष्य झील के ऊपर सेना की बड़ी भारी आवाजाही में मदद करना है। साइमन द्वारा पोस्ट की गई सैटेलाइट इमेज में कहा गया है कि पुल दोनों तरफ से एक साथ बनाया जा रहा है। पुल से अंदरूनी रुडोक इलाके से पैंगोंग झील में एलएसी के आसपास के इलाकों में पहुंचने के समय में महत्वपूर्ण रूप से कमी आने की उम्मीद है। जारी है गतिरोध। आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में गतिरोध 4-5 मई 2020 को शुरू हुआ था। भारत लगातार गतिरोध से पहले की यथास्थिति बहाल करने पर जोर देता रहा है। पूर्वी लद्दाख के गतिरोध को दूर करने के लिए भारत और चीन के बीच अब तक 15 दौर की सैन्य बातचीत हो चुकी है। वार्ता के फलस्वरूप दोनों पक्षों ने पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी तटों तथा गोगरा इलाके से सैनिकों को पीछे बुलाने का काम पूरा किया था। बीजेपी राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक 19, 20 और 21 मई को जयपुर के आमेर विधानसभा क्षेत्र स्थित होटल लीला पैलेस कुकस में आयोजित होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 19 मई की शाम को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बीजेपी के महासचिव और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रीय पदाधिकारियों की मुख्य बैठक 20 मई को होगी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10 बजे ऑनलाइन संबोधित करेंगे। उन्होंने बताया कि 20 मई को 4 सत्र आयोजित होंगे और शाम को नड्डा के संबोधन के साथ बैठक का समापन होगा। अगले दिन 21 मई को राष्ट्रीय महासचिवों संगठन की बैठक आयोजित होगी। पार्टी को हर बूथ पर मजबूत करने के बारे में भी चर्चा होगी। अरुण सिंह ने कहा, बैठक में देश के राजनीतिक हालात पर चर्चा की जाएगी। पार्टी को हर बूथ पर मजबूत करने के बारे में भी चर्चा होगी। बैठक में पार्टी पदाधिकारियों समेत राष्ट्रीय स्तर के महासचिवों, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रदेशाध्यक्ष समेत 136 पदाधिकारी शामिल होंगे। कोर कमेटी की बैठक बीजेपी मुख्यालय में आयोजित की गई। नड्डा बृहस्पतिवार को शाम 4 बजे जयपुर पहुंचेंगे। हवाई अड्डे से लेकर होटल तक कई जगहों पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। उनके होटल तक पहुंचने के मार्ग पर 75 स्वागत गेट बनाए जा रहे हैं, जो केंद्र सरकार की विशेष रूप से किसानों से जुड़ी योजनाओं पर आधारित है। बुधवार शाम को बीजेपी की राजस्थान की कोर कमेटी की बैठक बीजेपी मुख्यालय में आयोजित की गई, जिसमें बैठक की तैयारियों पर चर्चा की गई। तो ये थे आज के ताज़ा समाचार। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो काफी पसंद आई होगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नए खबर के साथ। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।